सुप्रीम कोर्ट के सामने अदलिया मुदाखलत का केस है और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान में कानून है या नहीं है, कोई एसओपी के तहत उनको ऑपरेट किया जाता है या खुद से जैसे उनकी मर्ज़ी है वो चलाई जाती हैं। ये वो सवालात हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करने में मदद दें, मुआवनत फ़राहम करें कि एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर सरकारी सतह पर वो मौजूद हो, कुछ उनके डूज़ एंड डोंट। जी नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज़ आर्टिकल 1। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई जिसमें जस्टिस अतर मनल्ला और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए और कहा कि मैंने लिख दिया था कि फैज़ाबाद धरने के पीछे जनरल फैज़ का हाथ है। हम क्या करें, हम कोई भी फैसला जब करने लगते हैं तो हमें फ़ोन आ जाता है कि हमें पता है आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं और कहाँ जाते हैं। अतर मनल्ला ने कहा कि वो कानून हमें बताएं जिसके तहत ये एजेंसियाँ बनी और किस कानून के तहत ये काम कर रही हैं। नदीम मलिक का इस पर दिलचस्प तबसरा और रिपोर्ट आप देखें। कुछ रूल्स ऑफ बिज़नेस उनके तय किए जाएँ और फिर इसी तरीके से जो अदलिया के अंदर मुदाखलत वाला सिलसिला है उसको रोकने के लिए कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। ये बातें कहने को आसान है, करने को बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हर दौर के अंदर कोई ऐसा दौर गुजरा नहीं है। जस्टिस मुनीर से शुरू कर लीजिए, नज़रिया ज़रूरत की इजाज़त से लेकर आज तक ऐसे ऐसे फ़ैसले कमाल के आते रहे हैं कि वो आईने पाकिस्तान जो है वो मोम की नाक बन जाता है, जिधर मर्ज़ी मरोड़ लें। और अदलिया पर दबाव भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया तो 50 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि नहीं, वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। कभी ऐसा दौर भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम के लिए दे दिए। एक मिलिट्री डिक्टेटर को यूनिफॉर्म के अंदर आइन में तरमीम करने के लिए 3 साल दे दिए। एक ऐसा तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया जिसके तहत बहरिया टाउन से प्ली बारगेन कर ली। वो बाबा रहमते कहते थे 1000 अरब बनते हैं, 460 अरब पे बाद में डील होगी। ये मुझे समझ नहीं आया ये हमारी सुप्रीम कोर्ट थी या क्या थी, क्योंकि ऐसा तरीक़ाकार जो इनको आइन मैंडेट नहीं देता उससे तजावुज़ करके ये कैसे कर सकते हैं। प्ली बारगेन इन्होंने की बैरिया टाउन से, वो किस कानून के तहत की मालूम नहीं है। एक मिलिट्री डिक्टेटर को 3 साल आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, किस कानून के तहत ये भी मालूम नहीं है। पानामा का केस आया तो इकामा उसमें से निकल आया और इकामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया और वो किस कानून के तहत किया उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बाईपास करते हुए, ये भी मालूम नहीं है। बेशुमार ऐसी चीज़ें। 63A का जो फैसला दिया बंदयाल साहब ने, वो ख़ुद एक जज साहब ने लिखा कि ये इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो दुरुस्त लिखा उन्होंने, क्योंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो तरीक़ाकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो कर दिया। अब जब जिसका दिल आए वो फ़ैसला कर गुजरे, वो सुप्रीम कोर्ट तो फिर ना हुई, वो फिर आईने पाकिस्तान भी ना हुआ, वो कुछ और ही हुआ। और इसी तरीके से अगर कोई मेजर कर्नल आके कोई फरमाइश करता है, कोई आईबी का फ़ोन करके बंदा फरमाइश करता है, तो पहले तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर भी और बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी इल्ज़ामात आए। फरमाइशी प्रोग्राम के तहत भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस है क्लासिक एग्जाम्पल है कि बेंच कैसे तैयार किया जाए मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए। काजी फैज़ ईसा को कैसे निशाना बनाया गया। काजी फैज़ ईसा ख़ुद इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो ख़ुद सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला देने के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ। आजकल वैसे ही बाबर सत्तार के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। वो रिमार्क्स जो आज अदालत ने कुछ दिए कुछ मामलात के अंदर, ख़ुद कहानी बयान करते हैं कि हमारी अदलिया के साथ क्या कुछ हो रहा है। सारे जज बुरे नहीं हैं हमेशा, लेकिन सारे जज वो दबाव सहारने की उनके अंदर ताकत नहीं है, उसको बर्दाश्त करने की। जब वो आता है दबाव तो कमज़ोर इंसान है, सारे के सारे कहीं ना कहीं से या रास्ता दे देते हैं या ख़ुद अपनी जान बख्शी करवाने की कोशिश करते हैं। काजी फैज़ ईसा के आज जो फैज़ाबाद धरने के ऊपर बयान है वो अगर आप सुने तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि अभी चंद रोज़ पहले ही हमने प्रोग्राम में बताया था कि एक कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट की रोशनी में जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी गई थी और कहा गया था कि पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब इतने बुज़दिल थे कि वो कोई टाइम पे एक्ट ही नहीं कर सकते और उनके एक्ट ना करने की वजह से ये फैज़ाबाद वाला सारा मामला सामने आया। लेकिन इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने वो ऑर्डर लिखा था जिसकी बिना के ऊपर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आए और इनकी फ़ैमिली को कभी टैक्स के चक्कर लगवाए और कभी थाने कचहरी के चक्कर लगवाए, वो क्या कह रहे हैं कि उनकी फाइंडिंग क्या थी, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। वो कह रहे हैं जी कि जनरल फैज हमीद का मैंने लिख कर दिया था कि वो इस धरने के पीछे हैं, लेकिन अभी हमारे कमीशन के अंदर पूरी नून लीग की हुकूमत ने जाके बताया कि नहीं, उनको पता नहीं है कि इसके पीछे फैज हमीद थे। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है ऐसे ही होना चाहिए। जस्टिस अतर मनल्ला
उन्होंने भी आज बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जो जज हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है उसको फिर पैगाम दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें पता है। और ये दबाव कहाँ से आता है? हुकूमत वक्त की तरफ से आता है। हुकूमत का निशान की तरफ इशारा इसलिए है कि जो ISI भी है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है और IB भी करती है, तो जिम्मेदारी तो उसको उठानी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी अगर वो स्पाइन ना हो, किसी जगह पे खड़ा होने की ताकत ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यही पाकिस्तान का अलमिया है। सुनिए जस्टिस अतम निल्ला ने क्या बोला। ना कभी भी नहीं कहा, बट व्हेन द चिल्ड्रंस एंड द वाइफ्स and family members, it is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. The problem is the state and the state organs when they become aggressive against the judges. जो जस्टिस बाबर के साथ, सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. Then you must acknowledge that you are helpless. इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? No legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने की है कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना ज़िम्मेदार होते हैं जब ये एजेंसियां काम कर रही होती हैं। लेकिन क्या वज़ीर आज़म और काबीना के अंदर इतनी ताकत होती है कि सच बोल सकें? नहीं होती। मैं आपको बहुत सारे मामलात के अंदर जो खुद विटनेस किए चीज़ें, ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुँह छुपाते फिरते हैं कि इनके ऊपर किसी की नज़र न पड़ जाए। एजेंसीज किस लॉ के तहत ऑपरेट करती हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आज उठाया गया जस्टिस नईम अफगान की जानिब से। दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। लेजिस्लेशन की बात की थी फैज़ाबाद धरने कमीशन ने कि लेजिस्लेशन करें इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट के लिए। वो लेजिस्लेशन नहीं हुआ, उसके रीज़न भी अभी सामने आ गए क्यों नहीं हुआ। 2-3 सवाल हैं, वो ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, अगली पेजी पे हमें असिस्ट कीजिए बेंच को, कि तीनों एजेंसीज जो ISI है, MI है, IB है, इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए अगली पेजी पे कि कौन सा लॉ है जो इन एजेंसीज की क्रिएशन को डील करता है। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और तीसरी बात, विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एनेक्टमेंट, ये बताइए कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जुरिसडिक्शन, या किसी भी अदारे को अप्रोच करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एनी अदर प्रिटेक्स्ट, तो क्या एनेक्टमेंट के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उस अफसर के खिलाफ?